नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बहुत कुछ जानकारी पाएंगे कि आबादी की भूमि किसे कहते हैं और वृक्षारोपण का पट्टा कैसे किया जाता है और कैसे उसे निरस्त किया जाता है। धारा 28 LR एक्ट क्या है और वहीं पर जानेंगे कि धारा 33-34 LR एक्ट क्या है, धारा 33-39 LR एक्ट क्या है। इसके बारे में बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी और भूमि से संबंधित सभी जानकारी मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। कुछ लोग एक वीडियो देखने के बाद सवाल करते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर बोल रखा है कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ ना आए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक वीडियो देखकर पूछते हैं कि श्रीमान जी, चारागाह की भूमि का पट्टा हो सकता है या कब्रिस्तान में पड़ी हुई भूमि का पट्टा हो सकता है या फिर जो है इस प्रकार की जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उस पर पट्टा हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि वह लोग केवल मेरी एक वीडियो देखकर ही मुझे कॉल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस चैनल के अंदर जाइए, सभी प्रकार की वीडियो मैंने बना रखी है। जब तक आपको यह नहीं पता चलता है कि भूमि से संबंधित कानून क्या क्या है, तब तक आप भूमि के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप चैनल के अंदर जितने भी वीडियो आप उन्हें देखें, तो आपको भूमि से संबंधित हर एक वीडियो के बारे में मैंने सब कुछ खोल कर बता रखा है। भूमि से संबंधित आप सभी वीडियो को देखने के बाद ही मुझे कॉल करें, अन्यथा एक वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल मत करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमें क्लियर करना है कि आबादी की भूमि किसे कहते हैं। साथियों, बहुत से लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं होती है कि आबादी की भूमि किसे कहते हैं, क्योंकि हर आदमी जब उसकी कोई परेशानी होती है तो वह YouTube पर सर्चिंग मारता है और मारने के बाद उस अपने टॉपिक को खोजता है और एक वीडियो उसके सामने निकलकर चली आती है। लेकिन पिछली कहानी जो पूरे चैनल के अंदर बता रखी है वो उसे समझ में नहीं आती है। साथियों, अगर एक वीडियो आप देखेंगे तो आपको भूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर उसके बाद आप कई वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करते हैं तो मुझे भी आपको समझाने में आसानी होगी। तो चलिए, खैर, आप सभी वीडियो को देखिए अगर भूमि से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त करनी है। साथियों, आवास बनाने हेतु छोड़ी गई भूमि को आबादी की भूमि कहा जाता है। नोट कर लेने वाली बात है। आप अगर पूरे वीडियो को देखेंगे मेरी तो आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। और कृपया मुझे फोन भी मत करें। अगर आप अधूरी जानकारी लेकर मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपको कोई सजेशन राय नहीं दे सकता हूं। राजस्व अभिलेखों में आबादी की जमीन या भूमि श्रेणी 6 में दर्ज होती है। यानी ये जो आबादी की जो भूमि होती है यह श्रेणी 6 में दर्ज होती है। और यदि किसी काश्तकार के पास आवास की जमीन नहीं है तो ग्राम सभा अपना प्रस्ताव पास करके आवास हेतु भूमि आवंटन करती है। ये सभी वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसे आवासीय पट्टा भी कहा जाता है। और साथियों, यदि आवासीय पट्टे की भूमि को पात्र व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर अपना आवास नहीं बनाता है तो वह समझा जाएगा कि उसे आवास पट्टे की आवश्यकता नहीं है, तब पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर उन लोगों का पट्टा निरस्त किया जाता है जिन लोगों की जो लोग सामान्य वर्ग से होते हैं और जो लोग OBC वर्ग के होते हैं। अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति 3 वर्ष तक उस पट्टे की भूमि पर, मान लीजिए उसे ग्राम पंचायत के द्वारा आवासीय पट्टे के लिए भूमि दी गई है या आवासीय पट्टा दिया गया है और सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, अगर वह 3 सालों के अंदर उसके ऊपर मकान नहीं बनाता है तो वह भूमि वापस ग्राम पंचायत को चली जाएगी
और ऐसे ही ओबीसी में भी यही प्रावधान है कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति को अगर आवासीय पट्टा मिला हुआ है यानी भूमि मिली हुई है और वह 3 वर्ष तक उस पर मकान नहीं बनाता है तो उसकी भूमि भी ग्राम पंचायत को वापस चली जाएगी और समझा जाएगा कि इस व्यक्ति को पट्टे की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर जो एससी यानी अनुसूचित जनजाति का जो व्यक्ति है उसके लिए छूट है, वह 3-4 साल या 10 साल जब भी चाहे बना सकता है, उसकी भूमि ग्राम पंचायत को वापस नहीं जाएगी। अब दूसरी टॉपिक पर आते हैं कि वृक्षारोपण का पट्टा, भूमि का पट्टा कैसे किया जाएगा तथा वह निरस्त कैसे होगा। यानी कि वृक्षारोपण का जो पट्टा होता है ग्राम पंचायत के अंदर वह कैसे किया जाता है और वह निरस्त कैसे होगा। यदि किसी काश्तकार के ग्राम सभा के द्वारा वृक्षारोपण का पट्टा दिया जाता है, यानी किसी भी काश्तकार को अगर वृक्षारोपण का पट्टा दिया जा रहा है तो ग्राम सभा का वह सदस्य ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव पारित करके और उस प्रस्ताव को एसडीएम की स्वीकृति कराकर वृक्षारोपण का पट्टा काश्तकार के नाम किया जाता है। यदि वृक्षारोपण के पट्टे की भूमि को संबंधित काश्तकार दी गई शर्तों अथवा 3 वर्ष के अंदर हरियाली अथवा हरा भरा नहीं करता है तो ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा उस जमीन का पट्टे को निरस्त करा सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को वृक्षारोपण का पट्टा दिया गया और उस वृक्षारोपण के पट्टे के ऊपर वह पेड़ पौधे ना लगाकर उसके ऊपर अपना मकान बना लेता है तो इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उस व्यक्ति से उस भूमि को छीन लिया जाएगा, यानी वह भूमि ग्राम पंचायत को वापस चली जाएगी। अगर उसने 3 वर्ष के लिए वह पट्टा लिया है और 3 वर्ष के अंदर अंदर उसके अंदर वह हरा भरा या फिर पेड़ पौधे नहीं लगाता है तो वह भूमि ग्राम पंचायत को जाएगी। अगर 3 वर्षों में वह उसे हरा भरा रखता है तो वह हमेशा के लिए जब तक उस पट्टा उसके पास रहेगा तब तक वह उसके अंदर पेड़ पौधों का काम करता रहेगा। अब यही जान लेते हैं कि हदबंदी क्या है। बहुत से सवाल आते हैं कि हदबंदी क्या है। साथियों, धारा 41 LR एक्ट के अंतर्गत एसडीओ और एसडीएम के आदेश से 2 या 2 से अधिक काश्तकारों की भूमि की अनुसमुचित पैमाइश और सीमांकन करना ही हदबंदी होते हैं। आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को करने के लिए संबंधित काश्तकार अपने खाते का इंतखाब यानी खतौनी और बंदोबस्ती नक्शे की नकल तथा अपने गाठे के अगल बगल में गाठे का जो खसरे की नकल प्रस्तुत करता है। तीनों कागजों को वाद में दाखिल करके प्रस्तुत करते हैं। इससे राज्य जो इसमें राजस्व निरीक्षक का 1 दिन की सरकारी वेतन और रिपोर्ट आने के बाद ही चालान द्वारा स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, यानी हदबंदी कराने के लिए। और फिर राजस्व निरीक्षक लेखपाल संबंधित गाठों को निर्धारित तिथि में आकर अगल बगल के जो काश्तकार हैं उनकी उपस्थिति में नापकर अथवा पैमाइश करके कब्जा दखल दिलवा देता है। इसी काम को हदबंदी कहा जाता है। यानी कि आपका कोई भी भूमि है और उसकी आपको हदबंदी करानी है तो वह पूरी भूमि को नापेगा और फिर उससे आसपास की जो बगल के काश्तकार हैं सबके सामने ही उस भूमि को नापने के बाद वह उस भूमि की पूरी पैमाइश निकालकर उसको देगा और पैमाइश निकालने के बाद जो भूमि आती है, जिस भूमि को वह चिन्हित करता है, उसी चिन्हित को हदबंदी कहा जाता है। धारा 28 LR एक्ट क्या है? इस धारा के अंतर्गत नक्शे की दुरुस्ती व जिला अधिकारी और कलेक्टर के यहाँ संबंधित काश्तकारों का इंतखाब, खतौनी की नकल तथा बंदोबस्ती नक्शे की नकल लेकर प्रस्तुत करके नक्शा दुरुस्त कराई जाती है, यानी धारा 28 LR एक्ट के तहत। धारा 34/33 LR एक्ट क्या है? साथियों, इस धारा के तहत विरासत में दाखिल खारिज और उसके वाद और नायब तहसीलदार व तहसीलदार की अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी धारा 33/34 के आधार LR एक्ट के आधार पर। और इस प्रकार से ये धाराएं हैं जिनके द्वारा
जो है तहसील और तहसीलदार के न्यायालय में वाद को प्रस्तुत किया जाता है। धारा 41 LR एक्ट क्या है? यह इस धारा के तहत हदबंदी और सीमांकन वाद SDM या डिप्टी कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत करके यानी हदबंदी को सीमांकन कराया जा सकता है, जैसा कि क्रमांक 18 में जो उल्लेखित है उसी के आधार पर। यहीं पर जान लेते हैं कि धारा 115C क्या है। यह LR एक्ट की धारा है, यानी जो धारा 115C है वह भी LR एक्ट की ही धारा है। इस धारा के अंतर्गत उस काश्तकार को जो ग्राम सभा की भूमि पर नाजायज अनाधिकृत कब्जा कर लेता है कोई भी व्यक्ति, तो इस संबंधित लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाकर उस व्यक्ति के खिलाफ जो जुर्माना की धनराशि निश्चित कर तहसीलदार के कार्यालय में जमा कर तथा वहां से नोटिस निकलवाकर तहसीलदार द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश पारित कर देता है तथा जमीन को बेदखल कर दिया जाता है उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर ग्राम पंचायत की कब्जा कर रखा है। यानी कि धारा 115C का यही मतलब होता है कि जो कब्जेदार होता है ग्राम पंचायत की भूमि पर, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है और उस व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल किया जाता है धारा 115C के आधार पर। आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे पॉइंट आज आप लोगों को बताए, आपकी समझ में भी आए होंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और आगे कोई भी वीडियो अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है कोई बात, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।